अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान ख़त्म होने के और सब लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सब के रोज़े और इबादत जो आप लोगों ने रमज़ान में की हैं उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो शुरू करते हैं हमारी दूसरी हॉरर टेप, जो कि एक सिलसिला हमने अपने चैनल पर शुरू किया, जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में हमें दो इंतहाई इंटरेस्टिंग कहानियाँ मौसूल हुई हैं, जिनमें से एक टीपू सुल्तान की ही कहानी है, जिनका वाक़या हम अपनी पिछली वीडियो में भी शेयर कर चुके हैं आपसे। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पहली कहानी हमें फरहान भाई ने भेजी है, जो कि रावलपिंडी के रिहायशी हैं और इनके साथ ये वाक़या एक शादी से वापसी पे पेश आया था। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ उस रात क्या हुआ था। ये बात मेरे कज़न की शादी की है, जो कि कुछ साल पहले गर्मियों में हुई थी। हम सब घरवाले इसकी शादी में शिरकत करने रावलपिंडी के एक होटल में गए थे। जैसा कि आपको मालूम है कि शादियों में वक्त का कुछ अंदाज़ा नहीं रहता और हमें यहाँ काफ़ी रात हो चुकी थी। शादी से वापसी के लिए मैं अपने एक कज़न के साथ बाइक पर बैठा और हम दोनों अपने घर की तरफ चल पड़े। रात काफ़ी होने की वजह से सारी रोड्स सुनसान पड़ी हुई थी। होटल से हमारे घर का रास्ता इतना तवील नहीं था और हमारे इस रास्ते में एक कब्रिस्तान आता है, जो कि उस इलाके का सबसे पुराना और काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। हम दोनों आपस में बातें करते हुए वापस आ रहे थे कि हमारा गुज़र उस कब्रिस्तान के सामने से हुआ। मेरा कज़न बाइक चला रहा था और मैं उसके पीछे बैठा हुआ था कि अचानक मेरी नज़र कब्रिस्तान के अंदर पड़ी। मैंने देखा कि एक बहुत ही ज़ईफ़ खातून रात के उस वक्त कब्रिस्तान में झाड़ू दे रही थी। मेरे लिए ये बात बहुत ताज्जुब की थी कि रात के इस वक्त ये इधर झाड़ू क्यों दे रही हैं। मैंने जब उनकी तरफ देखा तो वो भी मेरी तरफ मुतवज्जो हो गई और उन्होंने मुझे बहुत गौर से देखना शुरू कर दिया। मैंने अपना ध्यान उन पर से हटा लिया और हम वापस अपने घर आ गए। मैं काफ़ी थक चुका था तो मैं घर आते ही सो गया। अगले दिन मेरी तबीयत इंतहाई ख़राब हो गई और मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया और मेरा जिस्म बिल्कुल निढाल पड़ गया। मैं काफ़ी अरसे तक इस बीमारी में मुब्तला रहा, यहाँ तक कि मेरी हालत बिल्कुल गैर हो चुकी थी। घर वालों ने मेरे बहुत से इलाज करवाए पर मैं ठीक ना हो सका। मेडिकली मेरी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आती थी, पर मेरी बीमारी वहीं की वहीं रहती थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी हैरान होते थे कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद मेरी हालत क्यों ठीक नहीं होती। फिर एक दिन मुझे एक बुज़ुर्ग के पास ले जाया गया, जिन्होंने मुझे खुद मेरे ही वाक़े के बारे में तफसील से बताया। उनका कहना था कि जिसे तुमने उस रात कब्रिस्तान में देखा वो कोई और मखलूक थी। उन्होंने मुझे बहुत सारे वज़ाइफ बताए और मेरा इलाज काफ़ी अरसे तक चलता रहा। बिलाखिर 4-5 सालों बाद जाकर मेरी उस चीज़ से जान छूटी। मैं आज जब भी उस वाक़े के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा दूसरा वाक़या टीपू सुल्तान के उसी गांव के घर के बारे में है, जिसका ज़िक्र मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। ये वाक़या एक बारबेक्यू पार्टी के बारे में, जो कि कुछ दोस्तों ने प्लान किया था। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ वहाँ क्या हुआ। ये बात गर्मियों की ईद की है, जब मेरे तमाम ही दोस्तों की छुट्टियाँ थी। हम सब का प्लान बना कि मेरे गांव जाकर मेरे गांव वाले घर में रहते हैं। तो प्लान के मुताबिक हम सब लोग इकट्ठे होकर मेरे गांव वाले घर पहुंच गए। दिन भर हम लोग बाहर घूमते रहे और रात के वक्त हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बारबेक्यू पार्टी की जाए। हमने घर के सहन में अंगीठी और सारा सामान सेट किया और मैंने 3 बड़ी लाइट्स घर के सहन में लगाई। हमने अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया। रात काफ़ी होते ही हमारे सहन के पीछे एक कमरा मौजूद है, जिसकी छत लोहे की चादर की है। उस छत पर से हमें
پتھر گرنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جس پر میرے تمام دوست ڈر گئے۔ میں اس بات کی اصلیت کو جانتا تھا، پر میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا اور ان کو بولا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جو لائٹس میں نے اپنے صحن میں لگائی تھیں وہ وقفے سے پھٹنا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ اس صحن میں بالکل اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا چھاتے ہی اس چھت پر سے پتھر گرنے کی آواز مزید بڑھ گئی، اور ایسا معلوم ہونے لگا جیسے چھت پر پتھر کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ہم سب ہی ڈر گئے اور ہم سب لوگوں نے سب کچھ چھوڑ کر کمرے کا رخ کیا۔ ہم سب لوگ موبائل کی لائٹس کی مدد سے کمرے کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر کے آیات الکرسی وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ آوازیں آنا ختم ہو گئیں، اور جیسے ہی وہ آوازیں آنا ختم ہوئی ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے ہمارے صحن میں کوئی چل رہا ہو۔ میرے دوستوں نے سوچا کہ یہ جو مذاق ہمارے ساتھ کر رہا تھا یہ ہمارے صحن میں آ چکا ہے، تو انہوں نے پاس پڑی کلہاڑیاں اور ڈنڈے وغیرہ اٹھائے اور کمرے سے فوراً باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے دیکھا کہ باہر کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو یہ دیکھنے کے بعد وہ سب لوگ واپس آ گئے اور میں نے ان کو کہا کہ جو کوئی بھی شرارت کر رہا ہے اس کو آپ اسی طرح کرنے دو، اور ہم سب لوگ سو جاتے ہیں۔ جس پر ہم سب دوست سونے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد ہمارے ایک دوست کو کسی نے بہت زور کا تھپڑ مارا، جس پر وہ اٹھا اور ہم سے پوچھنے لگا کہ مجھے تھپڑ کیوں مارا ہے۔ یہ بات سن کر ہم نے اس کا کافی مذاق اڑایا، جس پر وہ غصے سے دوبارہ لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تو اس کو کسی نے پھر سے بہت زور کا تھپڑ مارا، اور اس بار وہ کافی ڈر گیا اور گھبرا کر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ وہ ہم سے کافی فاصلے پر لیٹا ہوا تھا۔ ہم سب لوگوں نے وہ رات کافی مشکل سے گزاری، اور صبح ہوتے ہی ہم سب لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ So that was really scary and I hope کہ آپ کو یہ واقعات کافی انٹرسٹنگ اور سپوکی لگے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی ایسا کوئی پراسرار واقعات پیش آئے ہوں تو ہمیں ان واقعات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔